हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 1000 MCQs की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम यहाँ पर आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर को। इससे पहले ऑलरेडी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि स्टोन एज हुआ, इसके अलावा अगर हम बात करें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, 16 महाजनपद जो हैं उनकी बात करें और मगध, इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर को। तो ये पूरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी सब्जेक्ट वाइज MCQ सीरीज़ है, उसके लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815306208 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9098676936 पर। तो देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज ये पूरी MCQ की सीरीज़ मिलेगी जहाँ पर आपको विद एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर की क्लासेस की, तो वो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर होती है। करंट अफेयर के साथ साथ जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी कोई भी समिट होती है या फिर जैसे कि अवार्ड्स मिलते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती है, वो सभी वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती है इसी चैनल पर। साथ ही में जो MCQs की सीरीज़ चल रही है वो भी आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उन सभी पर एट प्रेजेंट 40% का डिस्काउंट है। आप कूपन कोड का यूज़ करेंगे होली40। होली40 में आपको होली को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो जिसके बाद आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, कि इनमें से किसने जो मौर्यन एम्पायर है उसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी, उसकी स्थापना करी थी। तो चार ऑप्शन आपके पास है। पहला है अशोका, द ग्रेट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर विक्रमादित्य। तो देखिए हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था किसके बारे में, मगध के बारे में। और मगध में हमने 3 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और सबसे लास्ट की डायनेस्टी जो हमने देखी थी जिसके क्वेश्चंस हमने किए थे वो थी आपकी नंद डायनेस्टी, ठीक है। तो नंद डायनेस्टी में सबसे लास्ट का जो रूलर था जिसको हम कहते थे धनानंद, ठीक है। तो धनानंद को हराकर, या फिर आप कह सकते हैं उनको डिफीट करके, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। देखिए एक एडवाइस आप सभी के लिए, आपको क्वेश्चंस को कभी भी रटना नहीं है। आप क्या सोचेंगे, क्वेश्चंस हमने देखे उनको हमने रट लिया कि हाँ इसका यही आंसर होगा, मैं याद कर लेता हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। आपको पहले पूरा थ्योरी वाइज पूरा थ्योरी को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। आपको पूरी स्टोरी पता होगी तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट किसने करी थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कब की थी, 321-22 BC के दौरान इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और कौन सा वो रूलर था जिसको डिफीट किया था, तो वो थे धनानंद, ठीक है। हेल्प किसकी ली थी, तो हेल्प ली थी चाणक्य की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चाणक्य जिनको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें कैपिटल क्या थी मौर्यन एम्पायर की, तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट किसने की थी मौर्यन एम्पायर की, तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर, नंद डायनेस्टी को हराकर। और कौन सा रूलर था वो, तो उस रूलर का नाम था धनानंद, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 322-21 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और वहीं बात करें हेल्प किसकी ली गई थी यहाँ पर, तो हेल्प ली गई थी चाणक्य की, जिनको हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम किसकी, कि जो ये हमारा मौर्यन एम्पायर था इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तो ये सभी क्वेश्चंस, भले ही एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लेकिन उसमें हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी आपने इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ग्रीक एम्बेसडर
विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कि इनमें से कौन सा वो एम्बेसडर था ग्रीक का जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर उनके कोर्ट में आया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस नाम है, तो ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जिसमें कि जो मौर्यन डायनेस्टी है उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, क्या था, वो सभी मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो विजिट किए थे वो थे मैगस्थनीज, एक ग्रीक एम्बेसडर। ठीक है, तो ये नाम भी आपने ध्यान रखना है। और किसने सेंड किया था, तो यहाँ पर मेंशन है द ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज मैगस्थनीज, जिसको सेंड किया था सेल्यूकस निकेटर ने। तो ये नाम भी कई बार पूछते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है द अर्थशास्त्र एंड एंशिएंट इंडियन थ्रीटिस ऑन स्टेट क्राफ्ट्स वाज रिटन बाय होम। तो अर्थशास्त्र की बात करें, देखिए अभी तक हमने दो बुक को डिस्कस कर लिया। एक हमने डिस्कस किए इंडिका, जो लिखी है किसने, मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज कौन था, एक ग्रीक पर्सन था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे उनके कोर्ट में आया था। किसने भेजा था, तो इसको भेजा था सेल्यूकस निकेटस ने। तो ये तो थी आपकी पहली बुक। अब दूसरी बुक यहाँ पर आ गई है, कौन सी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की बात करें, ये भी एक एंशिएंट टेक्स्ट है। इसको किसने लिखा था, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन। इसको लिखा था चाणक्य ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते थे, इसके अलावा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे, तो ये भी नाम इसमें आपने ध्यान रखने हैं। अर्थशास्त्र से आप इकोनॉमिक्स में मत चले जाना, ये बेसिकली बात करती है पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन संस्कृत थ्रीटिस ऑन द स्टेट क्राफ्ट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी एंड द मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो बेसिकली सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, पूरा जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वहाँ का पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब उसमें मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, किसने लिखी थी, तो ये लिखी है कौटिल्य ने, जिनको हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फिर है विच मौर्यन रूलर इज नॉन फॉर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, कि इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जो कि बुद्धिज़्म के कन्वर्जन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये नाम भी हम सभी ने पढ़ा है। अगर हम बात करें किसकी, मौर्यन डायनेस्टी की, तो स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, तो स्टैब्लिशमेंट करता है चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनके बेटे जो थे बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के बाद जो बेटे आते हैं वो आते हैं अशोक। ठीक है, तो अशोक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि अगर हम बात करें मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, तो वो कौन सा होगा, तो वो होंगे अशोक। और इन्होंने ही बेसिकली क्या किया था, अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था, क्योंकि एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कलिंगा, जिसके बाद इतना खून खराबा देखकर इनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ, और बाद में इन्होंने सब कुछ छोड़ के एक धम्म के मार्ग को अपनाया और इन्होंने बुद्धिज़्म को वहाँ पर अपनाया था। तो ध्यान रखेंगे, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर मेंशन है अशोका वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर अमंग द मौर्यंस, एंड जिन्होंने रूल किया है 268 से 232 BCE तक, और यही फेमस है फॉर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म। और उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी जगह पर स्प्रेड भी किया था। ठीक है, फिर है अशोकाज रॉक एडिक्ट वर रिटन इन विच लैंग्वेज, कि अशोका के जो रॉक एडिक्ट थे जिसमें उन्होंने अपनी बातें लिखी हुई थी, वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना वो मेनली लिखे हुए हैं प्राकृत लैंग्वेज में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द इंस्क्रिप्शन वर कंपोज्ड इन प्राकृत लैंग्वेज इन मगधी, द डायलेक्ट ऑफ प्राकृत इज मगध, एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एम्पायर। मतलब बेसिकली दो लैंग्वेज आप देख सकते हैं, प्राकृत लैंग्वेज और उसमें स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ अशोकाज धम्म, यानी कि धर्म, अशोका के धर्म या फिर जो धर्म उन्होंने स्प्रेड किया था आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, तो उनका उसका मेन फोकस क्या था। अब देखिए रटना नहीं है, अगेन आप ऑप्शन देखोगे तो समझ जाओगे। पहला है सोशल वेलफेयर, मिलिट्री एक्सपेंशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो उन्होंने बुद्धिज़्म में वो कन्वर्ट हुए, बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी उसको स्प्रेड किया, तो इसके लिए उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया, तो बेसिकली फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो यही उसका मेन फोकस था उनके धम्म का। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अशोका's धम्म आर एज फॉलोज लाइक पीपल शुड बी एबल टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विथ वन अनदर। मतलब बेसिकली सुख शांति से सबको रहना है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और यही बुद्धास की टीचिंग भी कहती है, सब शांति से रहें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें। तो उन्हें ही वो बेसिकली स्प्रेड करते थे, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर विच रूलर, कि किस रूलर के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर है वो अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पर पहुंचा था। तो ध्यान रखिएगा, ये पहुंचे थे अशोका के टाइम पीरियड पे। बोलते हैं ना सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया, उस तरीके से अगर हम सोचें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर हम बात करें अगर हम बात करें शासक, पूरा जो एम्पायर अगर हम बात करें तो वो मौर्यन डायनेस्टी को हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड की थी, खुद की टेरिटोरियल एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा था इनका, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर भी थे। हालांकि अशोक की डेथ के बाद अगर हम बात करें तो जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो थोड़ी लड़खड़ाई थी, क्योंकि बाद में कोई रूलर इतना अच्छा था नहीं, और लास्ट में फिर बृहद्रथ आ जाते हैं सबसे लास्ट रूलर, और उनकी उनको मार देते हैं कौन, उनकी हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र सुंग, और उसके बाद में स्टैब्लिशमेंट हो जाती है सुंगा डायनेस्टी की, और बेसिकली पूरा मौर्यन एम्पायर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ बैक स्टोरी थी, हालांकि क्वेश्चंस आगे आएंगे, बट अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि ग्रेटेस्ट एक्सटेंट जो पहुँचा था किसी भी अगर मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड पर, तो वो था अशोका के टाइम पे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। चंद्रगुप्त मौर्य पहले रूलर थे, उसके बाद बिंदुसार आए, और उसके बाद आए थे अशोका। और अशोका के टाइम पीरियड पे जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया। मॉडर्न डे की अगर हम बात करें तो ईरान थ्रू ऑलमोस्ट एंटायरली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया था वो उस टाइम पे अशोका के अंडर में था। तो देखिए कितना इन्होंने एक्सपेंड किया था खुद को। फिर है द फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड एट, कि जो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका का वो कहाँ पर मिलता है या फिर कहाँ पर लोकेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, वो लोकेटेड है धौली में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये धौली कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये है उड़ीसा में। तो बेसिकली द फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका containing his remorse for the Kalinga war and his resolve to promote peace and moral conduct is located at Dhौली, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। देखिए मेजर रॉक की यहाँ पर बात हुई है, मेजर रॉक एडिक्ट की, हालांकि कुछ और रॉक्स एडिक्ट में भी इस चीज़ के बारे में लिखा होगा, लेकिन पहले जो चीज़ मिली थी हम उसकी बात कर रहे हैं, वो मिली है धौली में, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर के पास ही मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। एंड द एडिक्ट नोन एज धौली मेजर रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब अशोकाज रिमोर्स फॉर द वायलेंस ऑफ द पास्ट एंड हिज रिजोल्व टू प्रमोट पीस एंड मॉरल कंडक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फेमस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अशोका। तो अभी हमने डिस्कस किया सबसे फेमस जो उनका बेसिकली एक जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था वो था बैटल ऑफ कलिंगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में। ठीक है, तो अशोकाज मोस्ट फेमस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, अ किंगडम इन अ मॉडर्न डे, उड़ीसा में ये पड़ता है बेसिकली, विच लेड टू अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन फिलोसफी एंड हिज सब्सिक्वेंट एम्ब्रेस ऑफ बुद्धिज्म एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी वॉर नहीं लड़नी है, कम्प्लीटली वो नॉन वायलेंस के रास्ते पर आ गए थे। एंड इन द 8th ईयर ऑफ हिज रेन, यानी कि अराउंड 261 BC, अशोका लेड हिज मॉर्निंग आर्मी टू कॉन्क्वर कलिंगा। ठीक है, अ पावरफुल किंगडम ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखेंगे। और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी डिवास्टेटिंग ये वॉर था, जिसमें काफ़ी सारी जो लाइफ थी वो गई दोनों साइड से, और नियरली ऐसा बोला जाता है कि 2,50,000 लोग उस टाइम पे मरे थे। तो देख सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट में लोग उस टाइम पे मरे थे, जिसके बाद जो अशोका था उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बुद्धिज़्म में वहाँ पर कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मैंने ये बुद्धिज़्म में पढ़ाया हुआ है आपको कि अशोका को किसने इंस्पायर किया था कि वो कन्वर्ट हो जाए बुद्धिज़्म में। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि वो कौन सा पर्सन था जिसने इंस्पायर किया था अशोका को कि वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर आफ्टर ओवरथ्रो विच डायनेस्टी। तो प्रीटी इजी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया कि धनानंद को हराकर ये डायनेस्टी बनी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंदा डायनेस्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
फिर है विच वॉज द फर्स्ट इंडियन अम्पायर टू यूनिफाई ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये भी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि पहला ऐसा हमारा पूरा एम्पायर था जिसने कि ऑलमोस्ट पूरे भारत को यूनिफाई किया और करने की कोशिश की और फाइनली इसमें सक्सेस भी हुए, यूनिफाई भी किया। तो वो कौन सा एम्पायर था? तो वो था यहाँ पर आपका मौर्यन एम्पायर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया उन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इंडियन एम्पायर टू यूनिफाई ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मौर्यंस, जो कि फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो वो हम सब स्टोरी पढ़ ही चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है द मौर्यन एम्पायर डाउनफॉल बिगिन विद द असैसिनेशन ऑफ विच रूलर, कि किस रूलर के असैसिनेशन के बाद में जो डाउनफॉल था मौर्यन एम्पायर का वो शुरू हुआ। तो वैसे तो देखिए अशोका के बाद कोई इतना स्ट्रांग रूलर रहा नहीं, बट फिर भी खींच के चला है ये बृहद्रथ तक। और बृहद्रथ को जब मार दिया, मतलब जब उनका असैसिनेशन किया था पुष्यमित्र सुंग ने, उसके बाद में मौर्यन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म ही होता चला गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट रूलर, इसके बाद आते हैं बिंदुसार, फिर आता है ग्रेट अशोक, और फिर ये लास्ट रूलर थे कौन? बृहद्रथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। मारा किसने था? तो इन्हीं के कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने इनको मारा और बाद में स्टैब्लिश कर दी थी शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, हालांकि बिगन तो हो गया था डिक्लाइन डेथ ऑफ अशोका के बाद ही, वो हमने डिस्कस किया, बट कंप्लीटली डाउनफॉल की बात करें तो वो इनके बाद बृहद्रथ के बाद हो चुका था। फिर है द मौर्यन एम्पायर हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाज नॉन एज, कि मौर्यन एम्पायर में जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था वो कौन हुआ करता था? तो ध्यान रखिएगा वो होते थे महामात्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो महामात्रा जिनको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तो महामात्रा ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्टर वॉज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल इन द एम्पायर आफ्टर द एम्परर। मतलब सबसे ऊपर तो देखिए एम्परर रहेगा, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था तो वो होता था महामात्रा, जिसको चीफ मिनिस्टर या फिर हम कहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, मतलब चीफ मिनिस्टर या फिर आप प्राइम भी कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम तो हमारे एम्परर है, उसके बाद अगर मेन बात करें तो आपके महामात्रा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर है द सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच मौर्यन रूलर, कि सांची स्तूपा किस मौर्यन रूलर से एसोसिएटेड है? तो ध्यान रखिएगा ये एसोसिएटेड है अशोका से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पर है ये? अगर हम बात करें सांची स्तूपा, तो सांची स्तूपा आप कमेंट करके बताओगे कहाँ पर है ये, कौन से स्टेट में है। और इसके अलावा बात करें, ये एक ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और ये बेसिकली एसोसिएटेड है अशोका से, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो मौर्यन एम्पायर का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था? अगेन वही जिसने कि इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी, और वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हेल्प किसकी ली थी? तो हेल्प ली थी चाणक्य की, क्योंकि उन्होंने ही बेसिकली इसको बनाया था कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें बनेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाणक्य। ठीक है, तो द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, बट गाइड किया था किसने? चाणक्य ने। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर है द रॉक एडिक्ट 13 इंपॉर्टेंट वन ऑफ अशोका वॉज इंस्क्राइब्ड आफ्टर विच इवेंट, कि जो रॉक एडिक्ट है 13 वो किस इंसिडेंट के बाद इंस्क्राइब्ड है? तो ये था बेसिकली किस चीज़ का? तो ध्यान रखेंगे ये है आपका विक्ट्री ओवर कलिंगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द 13 रॉक एडिक्ट विच वॉज इशूड एट द एंड ऑफ द कलिंगा वॉर गिव्स विविड पिक्चर ऑफ द चेंजेस ऑफ अशोका, जो बेसिकली काफ़ी एग्रेसिव वॉयलेंट थे, वो बाद में एक बहुत ही अच्छे मतलब बुद्धिज़्म को मानने वाले व्यक्ति बने। तो इस तरीके से आप इसमें ध्यान रखेंगे। किस रीजन को कॉन्क्वर किया था अशोका ने आफ्टर द कलिंगा वॉर? तो वो था कलिंगा, जो कि आज के टाइम में उड़ीसा में है। और अशोका ने प्रमोट किया था नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस थ्रू हिज एडिक्ट्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है द मौर्यन एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज, तो ये इसमें यह था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो किस में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था? तो वो आर्मी भी उसकी काफ़ी अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा था और लीगल सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड इन विच ईयर, कि कब मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हुआ? तो ये हुआ था 185 BC में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। जब लास्ट रूलर बृहद्रथ को असैसिनेट किया था पुष्यमित्र सुंग ने, तब इसकी यहाँ पर अस्तित्व जो था मौर्यन एम्पायर का वो खत्म हो गया था। फिर है द नंदा डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य वाज फाउंडेड बाय, कि नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, बट इसको किसने फाउंड किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसको फाउंड किया था महापद्मना नंदा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जो वीडियो है ना हमारी मगध वाली, उसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं तीनों डायनेस्टीज़ के, जब मगध में रूल करती थी उस टाइम पे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महापद्मा नंदा। फिर है अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म आफ्टर कलिंगा वॉर्स इज बिलीव टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि किस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे कि भाई चलो ठीक है हम अब चेंज हो जाते हैं किसमें, कलिंगा वॉर में। तो जो उन्होंने रिमोर्स देखा था आफ्टर द वॉर, ओवर द वॉर, तो उसी के बाद उनका ये मन परिवर्तित हुआ। तो ऑप्शन डी आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अशोकास धम्म इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि अशोका के धम्म में सब कुछ इंक्लूडेड है, किसको छोड़कर? तो देखिए टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजन, ये भी सही बात है कि हर एक जो रिलीजन था उसको सम्मान भाव से हम देखें, समान भाव से हम देखें, उसका सम्मान करें। फिर था एनिमल के वेलफेयर के बारे में सोचना, क्योंकि वॉर में काफ़ी सारे हॉर्सेस, एलिफेंट्स, इन सब की डेथ होती है, तो बेसिकली उनका पर्पस था धम्म का कि जितने भी एनिमल हैं उनके वेलफेयर के बारे में हम सोचें, तो ये भी करेक्ट था। इसके अलावा ये था कि प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस, कि जो वायलेंस है उसको प्रोहिबिट किया जाए, तो ये भी सही था। बट अगर हम बात करें सेक्रीफाइसेस को, सेक्रीफाइस को एनकरेजमेंट देना, ये बेसिकली मोटिव नहीं था, ये इंक्लूड नहीं था धम्म में, तो ध्यान रखिएगा इसमें करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है बाय विच नेम वॉज चाणक्य नॉन इन हिज चाइल्डहुड, कि चाणक्य या फिर कौटिल्य को बचपन में किस नाम से जानते थे? तो ध्यान रखना इनको जानते थे विष्णुगुप्त के नाम से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चाणक्य चाइल्डहुड नेम वॉज विष्णुगुप्त, और इनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते थे, और जो चनक नाम के एक सेज थे, एक मुनि थे, उन्होंने ही इनको नाम दिया था चाणक्य, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और काफ़ी मेन रोल था मौर्यन एम्पायर की डायनेस्टी में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्क्वेड टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली, तो प्रिंस ऑफ मैकियावेली की बात करें किससे कंपेयर हम कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और हम जानते ही हैं कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र लिखी थी, जिनको हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फिर हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कॉन्क्वर मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, कि वो कौन सा रूलर था जिसने कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन को कॉन्कर किया? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। तो हमने डिस्कस किया था ना कि पहला रूलर जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को यूनिफाई किया वो मौर्यंस ही थे, तो ध्यान रखिएगा उसमें इंपॉर्टेंट वन जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट वन, ठीक है। फिर है द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त मौर्य स्वे ओवर द वेस्टर्न इंडियाज, कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन इससे आपको ये प्रूफ मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वेस्टर्न इंडिया पर भी उनका पूरा प्रभुत्व था? तो ये मिलता है आपको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्या है? तो देखिए द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट स्पेसिफिकली इट्स मेंशन ऑफ द सुदर्शन लेक एंड इट्स रिस्टोरेशन, जिससे पता चलता है कि जो मौर्यंस थे उन्होंने इन्फ्लुएंस थे और बेसिकली वेस्टर्न इंडिया तक उनका जो था वो पार्ट था, ठीक है। तो ये हम क्लियरली ये प्रूव कर सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज वंस द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग स्तूपास गेटवेज डिपिक्ट द पिलग्राम्स ऑफ द बोधि ट्री बाय अशोका विद हिज 2 क्वींस, तो ये हो जाता है आपका स्तूप कौन सा, इंपॉर्टेंट वन, विच इज सांची स्तूप। तो ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था बट यहाँ पर मेंशन है कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर है द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट्स वाज, इंपॉर्टेंट वन, कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि कौन था वो जिसने पहले अशोका के एडिक्ट्स को पढ़ा, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डेसिफर्ड थ्रू लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स, और जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट फिलोजिस्ट जिन्होंने कि अकम्प्लिश किया और इस टास्क को कंप्लीट किया, उन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर रीड आउट किया, तो ये ध्यान रखेंगे।
फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंशियंट ऑफ इंडिया, विच एंशियंट स्क्रिप्ट अगर हम बात करें कौन सी है जो कि राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती है। अभी जैसे अगर हम बात करें हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, बट पहले के समय में क्या था, इस तरीके से लिखते थे, ठीक है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो वो कौन सी यहाँ पे स्क्रिप्ट है, तो वो जाएगी खरोष्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर है द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन, तो वो नाम है प्रियदर्शी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, और तो ध्यान रखिएगा अशोका को उनके इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी के नाम से जानता है। अगर आपसे पूछे कि प्रियदर्शी के नाम से कौन फेमस है, कौन सा रूरल, तो ये थे अशोका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध, तो ये इन्होंने यहाँ पे अपने आप को मेंशन किया था भाबरू पिलर पे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है इन विच मॉडर्न पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड विद, अगर किसी ने टैक्स की चोरी करी है तो उनको यहाँ पर डेथ की सज़ा मिलती थी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये पूरा मेंशन है यहाँ पर, जो एक बुक है उसके उस मेंशन है, ये मेगास्थनीज की बुक इंडिका में पूरा इस चीज़ के बारे में मेंशन है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है भागा एंड बाली, ये क्या हुआ करते थे, तो भागा और बाली की बात करें ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। भागा बाली की बात करें सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन एंशिएंट इंडिया अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, ठीक है। किंग जो था वो लैंड का ओनर हुआ करता था और वो मतलब कि लैंड से कुछ ना कुछ शेयर लेता था, और दिस टैक्स वाज नोन एज भागा वेयर एज बाली वाज नोन एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न मंत्री परिषद, तो ये हुआ करते थे संहिता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो ये पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास हुआ करती थी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू द वाइफ डिसर्टेड बाय हर हस्बैंड, तो ये मेंशन है किसमें, अर्थशास्त्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अर्थशास्त्र अलाउज द डिवोर्स to the wife deserted by her husband, or divorce was prevalent in the modern periods. Wife had a right to divorce on a basis of long abroad stay of her husband and being physically handicapped. अगर husband physically handicapped है या फिर काफ़ी समय से वो बाहर रहता है तो on that behalf wife जो है वो divorce ले सकती है। Similarly अगर हम बात करें husband की तो उनको भी right था अपनी वाइफ को छोड़ने का, उनके पास बिहाफ था किसका कि अगर वो अपने बेटी को जन्म नहीं दे पाती, अगर वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, वो बैरन है, तो उस बिहाफ पे वो वहाँ पर उनको डिवोर्स दे सकते थे। तो ये मेंशन है कहाँ पर, अर्थशास्त्र में, और बेसिकली मॉडर्न पैर से ही जो डिवोर्स वाली चीज़ें थी वो लाइमलाइट में आई थी। फिर है द फॉलोइंग पर्सन केम्स टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग और ह्यूएनत्सांग। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज जो हमने डिस्कस किया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे। उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है किसकी, फाहियान की। फिर एंट्री होती है यहाँ पर किसकी, ह्यूएनत्सांग की। और फिर एंट्री होती है यहाँ पर इत्सिंग की। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अब कौन कौन किसके टाइम पीरियड पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेगास्थनीज आता है मौर्य के टाइम पीरियड्स पे, फाहियान विजिट करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे, ठीक है, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूएनत्सांग की तो यहाँ आते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे, और इत्सिंग आते हैं 7वीं सेंचुरी AD में। तो ये पूरा यहाँ पर क्रोनोलॉजी थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन रिलेटेड टू मौर्यंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्य क्या हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो अभी तक पूरा सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है और आज हमने डिस्कस किया मौर्यंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगी पोस्ट मौर्यंस पर, और उसके बाद आएगी गुप्ता पीरियड्स पर, और फिर आएगी पोस्ट गुप्ता। तो सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा देखिए सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। इसके अलावा क्लासेस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं होली 40 के नाम से, जिसमें होली आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है HOLI, और 40 करके आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।